हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम नया टॉपिक लेकर आपके बीच में हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। ये हमारा प्रश्न होगा अध्याय 5 के अंदर ही निरक्षीय स्थिति में बी को फाइंड आउट करना। ठीक है, इसके लिए जैसे हमने अक्षीय स्थिति में लिया था उसी प्रकार से एक दंड चुंबक की अपन बात करते हैं कि मान लीजिए ये आपका एक दंड चुंबक है, ये विद्युत द्विध्रुव है, छोटा सा इस टाइप से अपन ने लिया है। ये मान लीजिए आपका एन है और ये एस है, इसके मध्य बिंदु है ये इसका अक्ष है। जैसा अपन ने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये इसका क्या कहलाएगा, चुंबकीय अक्ष। तो हमें अब कहाँ ज्ञात करना है, निरक्ष पर। जो अक्ष के लंबवत होता है वो निरक्ष कहलाता है। तो जो अक्ष के लंबवत है मतलब ये वाला पॉइंट, ये निरक्ष हो गया इसका। तो इस निरक्ष के ऊपर कोई पॉइंट लेना है अपने को और इस पॉइंट के ऊपर अपने को जो है वो चुंबकीय क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को अपन नाम दे दे, कुछ भी पी नाम दे देते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है, ये इसका मध्य बिंदु है ओ। हाँ, इसकी प्रभावकारी लंबाई जो हम हमेशा लेते हैं 2l। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ l और ये भी कितना हुआ l। इस पी पॉइंट के ऊपर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। निरक्षीय स्थिति ये हो गई आपकी। अब यहाँ पर अपन देखें कि मान लीजिए यहाँ से इसको मिलाएं इस टाइप से। ये वही बात है जो अपन उसके अंदर करते थे कि यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव को यदि हम माने कि बिंदु P पर जो है एकांक उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ से जो लगेगा वो प्रतिकर्षित करेगा तो जो चुंबकीय बल रहेगा वो इस तरफ लगेगा यहाँ पर। और यदि इसकी बात करें तो ये N ध्रुव है, तो ये वाला जो है इस तरफ लगेगा, आकर्षण लगेगा। तो ये मान लीजिए आपको, इसको अपन मान लेते हैं B1 और इसकी तरफ जो है इसको मान लेते हैं B2, है ना। यहाँ पर बिंदु P के ऊपर अपन ने क्या करा, एकांक उत्तरी ध्रुव ऐसा मान लिया हमने। यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव है और एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है। तो ये N से N जो है उसको क्या करता है, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इस तरफ फोर्स लगाएगा, दूर की तरफ जाएगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, जबकि यहाँ पर N से S की तरफ है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। अब इसके अंदर अपन ये मान लें कि माना कि ये जो एंगल है PNS ये थीटा है, ऐसा हम मान लें। ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी कितना है, थीटा है। ऐसा हम मान लेते थोड़ी देर के लिए कि एंगल PNS थीटा है। अब ये आपका R हो गया, ये N हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, है ना। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से अपन लगाएंगे तो ये तो आपका L हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये आपका कितना हो गया, L। ये भी L है ना। यहाँ से यदि अपन हटा के ऊपर कर लें इसको तो ये और आपका हो जाएगा L। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो ये वाली जो भुजा है ये कर्ण है, तो ये कर्ण कितनी हो जाएगी, √r² प्लस l², पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसे कैसे यहाँ पर भी ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, √r² प्लस l²। अब थोड़ा सा यहाँ आप देखना कि ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। तो बहिष्कोण प्रमेय अगर हम लगाएं, बहिष्कोण प्रमेय क्या होती थी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कोई भी जैसे त्रिभुज लेते थे अपन, और त्रिभुज में जो सुदूर कोण होता था, जो बाहर वाला कोण होता था, वो शेष दो अंत कोणों के योग के बराबर होता था। मान लीजिए ये आपका थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये कितना होगा, दोनों के योग के बराबर, मतलब 2 थीटा के बराबर होगा। ये आपकी बहिष्कोण प्रमेय थी। तो यहाँ पे भी यदि हम ट्राइंगल की बात करें तो ये ट्राइंगल है, तो ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है। तो बहिष्कोण से ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। करेक्ट, ये कितना हो जाएगा आपका 2 थीटा। अब हमको निकालना है परिणामी निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच में निकालना है, रिजल्टेंट परिणामी बी इधर निकालना है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा। 2 थीटा था दोनों, तो बीच का निकालना है परिणामी। तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा, और नीचे वाला एंगल भी कितना हो गया आपका, थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि हमने क्या किया है कि ये थीटा माना है, ये एंगल भी थीटा माना, ये भी थीटा माना, और ये पूरा एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। और इसका रिजल्टेंट निकालना है, एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर, बिंदु P पर निकालना है। तो इसके बीच में निकलेगा
तो यहाँ इसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो अपन सदिश नियम से भी जो समानांतर चतुर्भुज का नियम है उससे भी लगा के कर सकते हैं, और एक दूसरा इसको घटकों में वियोजित करके भी कर सकते हैं। तो घटकों में वियोजित करके करेंगे तो ये और ज़्यादा इजी हो जाएगा कि मान लीजिए ये B1 है, तो B1 को अपन घटकों में वियोजित करते हैं, तो जो ये वाला कोण कितना है थीटा, और ये इसके लंबवत कोण है ऊपर की तरफ, तो ये वाला तो आपका हो गया, देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, लंबवत घटक जो होता है वो कौन सा होता है, साइन, तो ये हो जाएगा आपका B1 साइन थीटा, और इस तरफ जो है ये घटक जो है इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा B1 कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से जब B2 की बात कर रहे हैं अपन, B2, तो B2 का लंबवत घटक नीचे की तरफ इस तरफ आएगा, तो ये B2 का लंबवत घटक हो गया B2 साइन थीटा, और इस तरफ जो घटक है क्षैतिज घटक, वो क्षैतिज घटक हो जाएगा B2 कॉस थीटा। हमने क्या किया, देखो यहाँ पर मैं फिर से आपको अलग से इस सिचुएशन को समझा देता हूँ कि ये जो आपकी सिचुएशन थी वो ये थी, ये आपका B1 था, ये आपका परिणामी था B, और ये आपका था B2, ये थीटा एंगल था, ये भी थीटा एंगल था। हमने क्या किया कि इस B1, ये जो B1 है, इस B1 का लंबवत घटक ये लिया B1 साइन थीटा, और इसका क्षैतिज घटक लिया B1 कॉस थीटा। इसी प्रकार से ये B2 है, तो B2 का क्षैतिज घटक ये है, क्षैतिज घटक लिया B2 कॉस थीटा, और इसका लंबवत घटक लिया ये वाला B2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये घटकों में अपन ने यहाँ पर वियोजित किया है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये घटक आपको समझ में आना चाहिए किस प्रकार से हमने घटक लिए, और ये थीटा कैसे आया था ये तो मैंने आपको पहले समझा ही दिया था, बहिष्कोण से आया था। अब इसके अंदर यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया हो तो अपन आगे बात करते हैं इसमें। अब देखिए आप, अब यहां पर अपन देखेंगे तो जो रिजल्टेंट आपका होगा, जो परिणामी आपका होगा, वो परिणामी B1 साइन थीटा तो ऊपर की तरफ रहेगा, B2 साइन थीटा नीचे की तरफ रहेगा, B1 cos थीटा इस तरफ है, B2 cos थीटा भी इस तरफ है। अब हम बात करें कि B1 कितना होगा और B2 कितना होगा, तो n के कारण जो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, अब डेरिवेशन, ये पूरा चित्र आपको मेन चित्र ही समझना है इसमें, बाकी तो अभी फटाफट हो जाएगा। तो n ध्रुव के कारण सबसे पहले अपन ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, n ध्रुव के कारण बिंदु P पर है ना, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B1 मान रहे हैं अपन, B1 इज इक्वल टू वही अपना μ0/4π है ना, μ0/4π, और क्या करते थे हम, ध्रुव प्राबल्य, तो मान लीजिए ध्रुव प्राबल्य QM है, तो QM ध्रुव प्राबल्य, बीच की दूरी कितनी है NP, तो NP का स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि NP इज इक्वल टू कितना है, √r² + l² है ना, और SP इज इक्वल टू भी यही है ना, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने निकाला था, ये दोनों ये निकले थे। तो B1 इज इक्वल टू कितना हो गया, B1 इज इक्वल टू μ0/4π QM अपॉन √r² + l² का होल स्क्वायर, या यूं कहें कि ये स्क्वायर यदि इससे हट जाए तो B1 इज इक्वल टू μ0/4π QM अपॉन r² + l²। √ और स्क्वायर दोनों हट गया, ये कौन सी दिशा में हुआ, ये n से p की तरफ, NP दिशा में, NP दिशा में है ना, इसको समीकरण 1 दे दे। सिमिलरली इसी प्रकार बात करें अपन कि S ध्रुव के कारण, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B2 इज इक्वल टू, अब S ध्रुव के कारण बिंदु P पर है ना, B2 इज इक्वल टू वो क्या, वो μ0/4π QM है ना, ध्रुव प्राबल्य QM बटे डिस्टेंस कितना है SP, तो SP का स्क्वायर। अब SP भी तो नहीं है, √r² + l², क्योंकि ये L है और ये R है, तो ये कर्ण जो हो गया वो हमने निकाला था SP²। तो अब यहाँ B2 की वैल्यू रखी, तो B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आप, μ0/4π QM और SP² मतलब वो वही आ जाएगा आपका r² + l²। ये कौन सी दिशा होगी, दिशा कौन सी रहेगी इसमें, P से लेके S की, P से S, PS दिशा में
ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब आप देखो कि B1 और B2 दोनों सेम आ रहे हैं। B1 भी μ0/4π QM/r² प्लस L² है और B2 भी कितना आ रहा है आपका QM/r² प्लस L² μ0/4π, दोनों सेम है। B1 और B2 दोनों क्या है, बराबर है। तो B1 और B2 दोनों जब बराबर है तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं तो B1 sin थीटा और B2 sin थीटा, sin थीटा ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में। देखिए आप यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, पूरा रीजन लिखना पड़ेगा कि चूंकि B1 और B2 दोनों बराबर हैं और इनके जो घटक हैं बिंदु P के ऊपर जो घटक हैं उसके जो लंबवत घटक B1 sin थीटा और B2 sin थीटा दोनों बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते। बात समझ में आ रही है ना आपको? B1 cos थीटा ऊपर, B1 sin थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, B2 cos थीटा नीचे, B2 sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है। तो एक तो ऊपर की तरफ लग रहा है, दूसरा नीचे की तरफ लग रहा है, तो और दोनों बराबर है, इसलिए ये तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अब बचा कौन सा है घटक, कॉस वाले। तो कॉस वाले दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो जो परिणामी तीव्रता होगी वो परिणामी तीव्रता किसकी वजह से होगी, जो परिणामी तीव्रता निकलेगी आपकी, है ना। इससे पहले यहाँ रीजन देना पड़ेगा आपको कि B1 sin थीटा और B2 sin थीटा दोनों बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं, अतः वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी जो तीव्रता होगी या परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा B, वो वास्तव में क्या होगा, किसकी वजह से होगा, B1 cos थीटा और प्लस B2 cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, वो उसका रिजल्टेंट होगा, है ना। तो अब यहां पर आप देखें तो B1 और B2 दोनों बराबर हैं, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं B = 2 times B1 cos थीटा, क्योंकि B1 B2 दोनों बराबर हैं, है ना। अब B1 की वैल्यू रख दो, तो B = B1 की वैल्यू रखी, तो B1 की वैल्यू समीकरण 1 से अपन ने रखी, तो कितना हो गया, ये 2 टाइम्स तो रहने दो इसको ऐसे ही, ये आपका हो गया μ0/4π QM/r² प्लस L² और इंटू cos थीटा, इसको समीकरण 3 दे दें। समीकरण आप आपके हिसाब से दे सकते हैं। मेन बेसिक चीज जो है वो ये समझ में आना चाहिए आपको कि जो परिणामी तीव्रता है B, वो B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा होगी। क्यों होगी, क्योंकि B1 sin थीटा और B2 sin थीटा दोनों बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो परिणामी तीव्रता जो है इन दोनों का सदिश योग के बराबर होगी। और चूंकि B1 और B2 दोनों बराबर है, इसलिए अपन चाहे तो यहाँ पे ट्वाइस B1 लिख सकते थे या ट्वाइस B2 कुछ भी लिख सकते थे। तो ये दोनों बराबर हुआ, दोनों की वैल्यू एक ही है, तो ये हमने रख के यहाँ देख लिया। यहाँ तक का आपका काम हो जाता है। उसके बाद आपको cos थीटा की वैल्यू निकालना है। cos थीटा की वैल्यू आप निकाल लें, कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लें कि त्रिभुज NPO से, है ना, इसको O पॉइंट दे रहे हैं अपन, तो NPO से, त्रिभुज NPO से cos थीटा बराबर, त्रिभुज NPO से cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा किसको कहते हैं अपन, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, यहाँ पर देखें अपन, तो आधार कितना है L और कर्ण कितना है √r² प्लस L², तो L/√r² प्लस L²। तो ये वैल्यू cos थीटा की अपन यहाँ पर पुटअप कर दें। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं अपन, तो B = 2 टाइम्स, ऐसा कैसा रहने दो, अभी इसको मत छेड़ो, μ0/4π, और या 2 को इसके साथ में ले लें अपन, यहाँ ले लें 2 को, 2 × QM इंटू, देखो L की इस थीटा के इसके नीचे तो आपका आ ही रहा है R² प्लस L², और cos थीटा की जगह हमने वैल्यू रखना है, cos थीटा की जगह हम वैल्यू रखेंगे L/√r² प्लस L²। ठीक है, μ0/4π 2 QM इसके साथ कर लिया और इसकी जगह ये वैल्यू रख दिया आप 2 QM × L। ये जो है इसको मैं इधर साइड में ले लेता हूँ, यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी आपको समझने में, तो इधर ले लेता हूँ नीचे। यहाँ से देखें अब आप सरल है, यहाँ से देखें आप B = देखना, अब B = देखना आप, तो μ0/4π ऐसा कैसा, μ0/4π ऐसा कैसा। ठीक है, मैंने इस QM को पहले लिखा,
इंटू 2 को एल के साथ लिख दिया। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। क्यू एम को लिख के 2 को एल के साथ लिख दिया। अपॉन में नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1 और आधा कितना हो गया? 1.5 मतलब 3/2 ऐसा कह सकते हैं इसको। 1.5 मीन्स पावर कितनी हो गई? 3/2। और चूंकि हम जानते हैं क्यू एम इंटू 2L क्या होता है आपका? क्यू एम इंटू 2L ध्रुव प्राबल्य गुणित प्रभावकारी लंबाई। अपन ने पहले भी देखा था चुंबकीय आघूर्ण। तो चूंकि कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण आपका क्या होता है? क्यू एम इंटू 2L होता है, इसलिए यहाँ पर B इक्वल टू μ0/4π, इसकी जगह आ जाएगा कैपिटल M और नीचे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकल गया। फिर अब इसके अंदर आप एक कंडीशन वो वाली भी लगा सकते हैं कि यदि जो है चुंबक जो द्विध्रुव है या चुंबक है उसकी साइज बहुत छोटी हो है और जो निरक्षी पर जो पॉइंट लिया गया है वो बहुत ऊपर हो, बहुत दूर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो L है वो बहुत छोटा होगा। तो यदि L बहुत छोटा होगा R से, है ना, तो अपन क्या करते हैं? L स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मानने पर तो ये आपका B जो फाइनल आ जाएगा, L स्क्वायर को आप नगण्य मारोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? μ0/4π और कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये इससे कट गया। तो जो आपका आया फाइनल, मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे इसके, μ0/4π कैपिटल M अपॉन r³ टेस्ला में आएगा। तो ये आपका फाइनल निकल के आया। ठीक है, ये किस कंडीशन में कि L इज वेरी वेरी लेस देन R हो। तो ये दोनों चीजें आपकी निकल के आई है कि निरक्षीय स्थिति में आपका निकला B इज इक्वल टू μ0/4π M अपॉन r³। ये आपका डेरिवेशन निकला है। अब ये यहाँ पर अपन यदि देखें तो अक्षीय स्थिति को थोड़ा सा याद करें अपन, तो अक्षीय स्थिति में अपन ने निकाला था तो क्या निकला था? देखिए वहां पर अक्षीय स्थिति के वहां निकला था, हमने निकाला था B इज इक्वल टू μ0/4π और यहाँ आया था ट्वाइस M अपॉन r³, ऐसा निकला था। आप यदि इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा हो तो अक्षीय स्थिति में हमने निकाला था तो ट्वाइस M अपॉन r³ आया था और निरक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं तो M अपॉन r³ आ रहा है। इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यदि आप सेम डिस्टेंस के ऊपर अक्ष के ऊपर रखते हो, अक्षीय स्थिति में रखते हो, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुगुना होता है बजाय कि उतने ही डिस्टेंस पर आप निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करोगे। तो निरक्षीय स्थिति में जैसे जैसे आप यहाँ इस पॉइंट पे निकाल रहे हो तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आधी होगी और यदि इतने ही डिस्टेंस पर अक्ष पे यदि आप निकालते हो तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दुगुना होगा, इससे डबल होगा। तो ये जो है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता या व्यंजक ज्ञात करने के लिए पूरा ये है। इसको बहुत सामान्य सी मैथमेटिक्स से सिर्फ समझने की बात ये चित्र है और इसको भी अपन ने घटकों में वियोजित करके बहुत आसानी से आपको समझा दिया है किस प्रकार से जो है इसका ऊर्ध्वाधर और ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की तरफ B1 का, नीचे की तरफ B2 sin थीटा, ये दोनों बराबर होंगे, प्रभाव को खत्म कर देंगे। जो रिजल्टेंट बनेगा वो B1 cos थीटा और B2 cos थीटा के सम से बनेगा और फिर इस तरीके से अपन ने इसको निकाल के पूरा किया। निरक्षीय स्थिति के बाद में एक और प्रश्न इसके साथ में अपन ऐड कर लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक छोटा सा प्रश्न और है जो इस वीडियो के साथ में अपन ऐड कर लेते हैं। तो देखिए A से एक दंड चुंबक लिया हुआ है अपन ने जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये B बता रखा है मैंने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा गया है इस दंड चुंबक NS को और इस प्रकार से रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो N वाला सिरा है इसके ऊपर इस तरफ एक फोर्स कार्य करेगा, चुंबकीय बल जिसको बोलेंगे QM इंटू B। इसी प्रकार से पॉइंट S के ऊपर भी इस तरफ एक बल कार्य करेगा जिसको हम बोल रहे हैं QM इंटू B। ध्रुव प्राबल्य और चुंबकीय क्षेत्र का गुणा, F इधर भी कार्य कर रहा है, F इस तरफ भी कार्य कर रहा है, तो दोनों जो है फोर्स कार्य कर रहे हैं और दोनों बल मिलकर और बल युग्म का निर्माण करते हैं जो इसको घुमाकर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है।
उसी का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। एक दंड चुंबक NS है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसके दोनों सिरों पर बल QM × B कार्य करते हैं जो विपरीत दिशा में होते हैं और उसको घुमाने का कार्य करते हैं। तो दोनों मिलकर और बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं। उस बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि बलयुग्म आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए यहाँ N के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है QM × B, है ना, और यहाँ जो S है, S के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है QM × B, ये S। दोनों के बीच की लंबवत दूरी की बात करें तो ये लंबवत दूरी हुई। ये लंबवत दूरी हुई कौन सी? N से लेके और P तक की दूरी। ये वाली दूरी जो है दोनों के बीच की लंबवत दूरी हुई NP, है ना। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों की लंबवत दूरी कौन सी हुई? NP। तो टाउ इज इक्वल टू एक बल QM × B और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये वाली लंबवत दूरी, है ना। समझ में आया ना आपको? एक फोर्स यूं लग रहा है, एक फोर्स यूं लग रहा है, लंबवत दूरी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो ये दूरी कितनी है? NP। यहां से यहां तक की जो दूरी है कितनी है? NP। तो NP की वैल्यू अपने को निकालना है कुल मिला के और इसके अंदर वैल्यूज रखना है। तो अपन ट्राइंगल ले लें कि ट्राइंगल SNP में साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर? NP। तो NP अपॉन कर्ण कितना है? NS मीन्स 2L, है ना। प्रभावकारी लंबाई है NS मतलब 2L। तो NP इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ से देखें तो NP इक्वल टू आ गया 2L साइन थीटा। ठीक है, वैल्यू रखी अपन ने, तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया? टाउ इज इक्वल टू QM × B ऑलरेडी था। NP की वैल्यू रख दी अपन ने इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है, अब टाउ इक्वल टू हमने क्या किया? QM के साथ में 2L को ले लिया और B साइन थीटा एक तरफ लिख लिया, B साइन थीटा यहाँ पर लिख लिया, है। चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो। अब हम जानते हैं कि QM × 2L क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण, है ना। तो चूंकि कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण इज इक्वल टू क्या होता है? QM × 2L। तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं? यहाँ ले लेता हूं मैं, है ना, इसको यहाँ ले लेते हैं अपन। तो देखिए टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाउ इक्वल टू QM × 2L की जगह आ जाएगा कैपिटल M और B साइन थीटा, तो ये आपका एक छोटा सा व्यंजक और अपन ने यहाँ पर निकाल लिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छड़ चुंबक को रखने पर उस पर जो बल आघूर्ण होता है उस बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये छोटा सा एक और हमने क्वेश्चन इसमें टेक कर दिया है। ये वीडियो में हमने निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छड़ चुंबक को रखने पर उस पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक, दोनों के बारे में डिस्कस करा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।